कहानी की शुरुआत में हम यांग जीसू नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अपनी रिसर्च को लेकर वो इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने असिस्टेंट तक को मार दिया जो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी कुछ लोग दरवाजा तोड़कर उसकी लैब में घुस जाते हैं और उसे समझाते हैं कि इस दवाई से उसकी बेटी ठीक नहीं होगी और अगर वो जिंदा हो भी गई तब भी वो पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। पर यांग उन्हें कहता है कि मेरा ये फॉर्मूला काम करता है, मैंने खुद को भी इंजेक्शन लगाया था और देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। हालांकि डॉक्टर जैसे ही अपनी बेटी को वैक्सीन का डोज देने जाता है मजबूरन पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ती है। उन लोगों ने उसकी सारी दवाइयां अपने कब्जे में कर ली, लेकिन जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने जा रहे थे अचानक वहां पर एक हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उनके आसपास की सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यांग जानता था कि अब वो नहीं बचने वाले, इसलिए वो बिल्डिंग गिरने से पहले अपनी बेटी को वो वैक्सीन लगाना चाहता था। पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही उसकी बिल्डिंग भी भूकंप की चपेट में आ गई और वो सभी उसके नीचे दबकर मर गए। ये भूकंप कोई मामूली भूकंप नहीं था, इस वजह से पूरी दुनिया बंजर बन गई। अब लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं था और सभी लोग साफ पानी के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर करते थे जो साल साल भर होने का नाम नहीं लेती थी। हम यहाँ किम नाम के लड़के को देखते हैं जो आज शिकार के लिए किसी जानवर की तलाश कर रहा था। अपने कैंप से कुछ दूर आते ही उसे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। किम ने बिना देर किए उसे तीर मारा और उसके मरने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर बाद उस मगरमच्छ का शरीर हिलना बंद कर देता है तो उसे लगा कि वो मर चुका है। किम धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही उस मगरमच्छ को उसकी आहट महसूस हुई उसने उस पर हमला कर दिया। किम अपनी जान बचाने के लिए कार में जाकर छुप जाता है, पर वो मगरमच्छ उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे खाना चाहता था, इसीलिए वो कार की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। किम उसके मुंह का निवाला बनने ही वाला था कि तभी वहाँ उसका दोस्त डैनियल आता है जो उस मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और अपनी तलवार से उस मगरमच्छ का सर काटकर उसे मार डालता है। किम और डैनियल जो भूकंप से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, अब वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्हें खाने के लिए जो भी मिलता था वो उसे आपस में बांट लेते थे। इसके बाद हम हान सूना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ कैंप में रहती थी। जब से भूकंप आया था तब से उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी। सू की दादी को लगता था कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है और ये मुश्किल वक्त जल्दी कट जाएगा, लेकिन सू को कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों में इंसानों को जानवर बनते हुए देखा था। लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया था और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो भी धीरे धीरे क्रिमिनल्स बनते जा रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं है कि भूकंप से पहले की दुनिया कैसी थी। उधर हम डैनियल को देखते हैं जो उस मगरमच्छ को काट कर उसका मीट कैंप के लोगों में बेच रहा था। एक औरत डैनियल के पास आती है और उसे ढेर सारी ज्वेलरी देते हुए कहती है कि इनके बदले में उसे उस मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए। पर किम उसे गोल्ड के बदले उसे इतना सारा मीट देने से मना कर देता है क्योंकि उसके सोने की कोई कीमत नहीं थी। वो बोला भूकंप को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाने और पानी की जरूरत है, ना कि किसी कीमती चीज की, भले ही उसकी कीमत करोड़ों में क्यों ना हो। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तभी हम आपको कुछ देंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर वो औरत निराश हो जाती है। उसे परेशान देख डैनियल से ये देखा नहीं जाता और वो उसे एक सांप देते हुए कहता है कि आज ये तुम्हारा आखिरी बार है, इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कुछ ही देर में वहाँ सू भी आ जाती है। डैनियल सू को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का पर्पस था। सू उसे हर बार की तरह खाने के बदले एक पेंटिंग देती है जिसे डैनियल खुशी खुशी अपने पास रख लेता है। किम सू को पसंद करता था, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि कहीं सू उसे मना ना कर दे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। डैनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, पर उनकी हरकतें बता रही थी कि वो लोग गुंडे मवाली थे। उनमें से एक उन्हें कहता है कि वो लोग पुलिस से हैं और वो लोग किसी की तलाश कर रहे हैं। वो कैंप के लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और बारी बारी से उस आदमी के बारे में पूछते हैं। हालांकि स्केच तो एक बहाना था। उस स्केच की आड़ में वो अपने पसंद के किसी भी आदमी या औरत को अपने साथ चलने को कह रहे थे। एक आदमी जब उनके साथ जाने से मना करता है तो वो उसका हाथ काट देते हैं, जिसे देखकर कैंप के बाकी लोग डर जाते हैं। डैनियल चुपचाप अपने काउंटर पर खड़ा उन लोगों को देख रहा था। वो कुछ भी नहीं करता और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो ले जाने देता है। पर तभी उनमें से एक की नजर सू पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था
इसीलिए वो सब उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। किम उसे बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करता है, पर वो सब उसे भी बहुत मारते हैं। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो डैनियल उन्हें रोकने के लिए बीच में कूद पड़ा। वो उन्हें बहुत मारता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा। इसी बीच उसने ये भी नोटिस किया कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी भी था। एक आदमी बहुत मार खाने के बाद उसे बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ कुछ लोग रहते हैं और वही हमें पीने के लिए साफ पानी देते हैं। डैनियल उन लोगों को जाने देता है और कहता है कि उनमें से कोई भी उसे दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। एक दिन जब किम और डैनियल शिकार के बाद अपने कैंप में लौटे तो उन्होंने देखा कि सूट बूट पहने कुछ लोग सू और उसकी दादी से बात कर रहे थे। डैनियल उन लोगों को सू से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसकी दादी उसे बताती है कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था। उनमें से एक जिसका नाम चोई था, वो डैनियल से कहती है कि हमारे पास पीने का साफ पानी और खाने का बहुत सारा सामान है और हम सू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डैनियल सू को ऐसे ही कुछ अनजान लोगों के साथ नहीं भेजना चाहता था, लेकिन वो लोग डैनियल को बहुत आसानी से इस बात का भरोसा दिला देते हैं कि अपार्टमेंट की जिंदगी यहाँ से बहुत बेहतर है। वो कहते हैं कि वहाँ सू की उम्र के ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ रहकर सू बहुत कुछ सीख सकती है। पर जोई उसे बताती है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं जिनका खुद का परिवार हो। डैनियल को पता था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है और उन लोगों के चमकते हुए चेहरे देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि इन लोगों की जिंदगी उनसे कहीं बेहतर है। इसलिए वो भी सू को उन लोगों के साथ जाने के लिए कहता है। सू जाने से पहले किम को एक पेंटिंग देती है जो उसने कल रात को ही बनाई थी। किम समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो सू से कहता है कि वो हर हफ्ते उसे मिलने आएगा और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किम अब बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो डैनियल से कहता है कि अगर तुम उस बाजार वाली औरत से शादी कर लो और मुझे गोद ले लो तो हम भी सू के पास जा सकते हैं। जिस पर डैनियल उसे कहता है कि लड़की के प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। दुनिया खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपने वसूलों को ही भूल जाए, और मैं उस औरत से शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला, तो इसके बारे में दोबारा सोचना भी मत। सू के जाने के बाद डैनियल बहुत दुखी था। वो उसकी बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को देखने लगता है और चुपचाप कोने में पड़ा रहता है। हालांकि सू के जाने के बाद आज उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो शिकार के लिए बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर हम सू और उसकी दादी को देखते हैं जिन्हें वो लोग अपने साथ अपार्टमेंट की ओर ले जा रहे थे। सू को वहाँ अपनी ही उम्र की एक और लड़की मिलती है जो उस अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सू की दादी कई घंटों से पैदल चल रही थी, जिस वजह से उनके पैर में मोच आ जाती है और अब उन्हें आगे चलने में दिक्कत हो रही थी। चोई अपने कुछ लोगों से कहती है कि वो उन्हें पास के एक मेडिकल सेंटर में लेकर जाएं। सू भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझाया जाता है कि उनका आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसे ये भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी दादी जल्दी उसके साथ होंगी, लेकिन फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ मिनट और आगे चलने के बाद सू देखती है कि मिलिट्री के कुछ लोग अपनी कारों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। सू उनसे कहती है कि अगर ये गाड़ियां इतनी ही पास थी तो आप लोगों ने मेरी दादी को मेडिकल सेंटर क्यों भेज दिया? ये लोग हमारे पास भी तो आ सकते थे। उससे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो आगे जाने से मना कर देती है। हालांकि मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी दादी के लिए सुबह तक इंतजार कर लेते हैं। वो जैसे ही यहाँ तक पहुँच जाएंगी हम उन्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। पर हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ बच्चे भी थे जो कल सुबह तक बिना खाना और पानी के बीमार पड़ जाते। वो दूसरी लड़की सूना को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे दादाजी भी तुम्हारी दादी के साथ गए हैं, ये लोग उन्हें भी कल अपार्टमेंट में ले आएंगे, लेकिन तब तक हम यहाँ रुक नहीं सकते। सू अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, पर वो उन सब लोगों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती और उसे मजबूरन अपनी दादी के बिना वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो लोग सू की दादी को मेडिकल सेंटर ले जा रहे थे। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद भी उन्हें दूर दूर तक कोई मेडिकल सेंटर नजर नहीं आता। वहाँ तो बस बंजर जमीन और मलबा पड़ा हुआ था। जल्द ही वो एक गहरी खाई के पास पहुंच गए, जहाँ वो उस बुजुर्ग आदमी को धक्का देकर मार डालते हैं। इत्तेफाक से किम भी उसी जगह पर शिकार की तलाश कर रहा था, जो ये सब होते हुए देख लेता है। उसने दादी को बचाने की कोशिश की, पर वो लोग उन्हें भी मार डालते हैं। सबूत मिटाने के लिए वो किम पर भी हमला करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर डैनियल उसे बचा लेता है। उन लोगों ने 2 बूढ़े और लाचार लोगों का खून किया था, इसलिए डैनियल भी उन्हें मारने से पहले उन पर जरा भी रहम नहीं करता। हालांकि जल्द ही कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि ये लोग मरने के बाद भी जिंदा थे और उनकी चोटें भी बहुत जल्दी ठीक हो रही थी। दोनों उन लोगों को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उन्हें मार पाना लगभग नामुमकिन था। जल्द ही वो कमजोर पड़ने लगे, पर इससे पहले कि वो दोनों उनके हाथों मारे जाते, अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है जो इन सुपर ह्यूमन से लड़ने में उनकी मदद करती है। वो कहती है कि अगर इन्हें मारना है तो इनके सर को उनकी बॉडी से अलग करना होगा।
जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्द ही एक एक कर उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम ली यून हो है और वो एक आर्मी ऑफिसर है। जिस दिन भूकंप आया था उस दिन वो और उसके साथ के कुछ ऑफिसर्स ही थे जो जिंदा बच गए थे। उन्होंने कई महीनों तक बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उन सभी के लिए रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना ढूंढना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें आखिरकार ऐसी जगह मिली गई जहाँ पीने के लिए पानी बचा हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक बिल्डिंग भी मिल गई थी और पूरे शहर में वही इकलौती बिल्डिंग थी जो इतने बड़े भूकंप के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी थी। हम लोगों ने मिलकर उस जगह को फिर से रहने लायक बनाया और सभी धीरे धीरे अपने जीवन में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक दिन वहाँ एक आदमी आया। पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर यांग जीसू था, जिसने पता नहीं कैसे पेरिस अर्थक्वेक को सरवाइव कर लिया और एक दिन खाने और पानी की तलाश में चलते चलते उस अपार्टमेंट तक पहुंच गया। ली कहती है कि वो आदमी एक डॉक्टर था और हमें एक डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, इसलिए हमने उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यांग शुरुआत में तो अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन उसके आने के बाद बच्चे अचानक गायब होने लगे। मुझे जब उस पर शक हुआ तो एक दिन मैं उसके पास गई और उससे गायब हुए बच्चों के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वो हमारे पीठ पीछे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। पता चलता है कि यांग ने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो कोई आम वैक्सीन नहीं थी। उस इंजेक्शन की वजह से ही वो उस बिल्डिंग में महीनों तक फंसा रहने के बाद भी जिंदा बच गया। वो ली को बताता है कि उसकी यही दवाई इंसानों का भविष्य है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद वॉन नाम का एक ऑफिसर डॉक्टर यांग की मेडिसिन का नमूना दिखाने के लिए एक दूसरे ऑफिसर को उसकी आंखों के सामने गोली मार देता है। लगा जैसे वो मर गया, पर वो ऑफिसर गोली लगने के बाद भी कुछ ही सेकंड्स में फिर से ठीक हो जाता है। सभी मिलकर ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर यांग उनके लिए एक भगवान है और अब उनकी वजह से हम बिना खाना और पानी के महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ली को सिर्फ उन बच्चों की परवाह थी जो डॉक्टर के आने के बाद गायब हो गए थे। वो समझ गई थी कि उसकी इस दवाई की कीमत कहीं ना कहीं उन बच्चों को चुकानी पड़ रही थी। वो इसके बारे में सभी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन वॉन उसे शूट कर देता है, जिसके बाद ली को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। उस दिन से वो उन लोगों से भाग ही रही है और अब तो उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो गया है। डैनियल समझ गया था कि सू की जान भी खतरे में है और अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू और उसके साथ आए हुए बाकी लोगों का स्वागत किया जाता है। डॉक्टर यांग उन्हें बताता है कि उनके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पर वो सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पर उनकी परमिशन के बिना ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। उन सभी को पीने के लिए साफ पानी की बोतल दी गई, जिसे पाकर वो सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन सूना अभी भी अपनी दादी के बारे में सोच रही थी। चोई उसे बताती है कि वो अभी भी हेल्थ सेंटर में है। बेचारी सू इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी दादी मर चुकी है और ये सब उससे झूठ बोल रहे थे। जल्द ही बच्चों और उनके पेरेंट्स को अलग कर दिया जाता है। बच्चों के माँ बाप पूछते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रह सकते, जिस पर चोई कहती है कि ये हमारे यहाँ के नियम हैं जिसे सबको फॉलो करना पड़ता है। इन लोगों ने बच्चों के लिए एक एग्जाम सिस्टम भी बना रखा था। जिस बच्चे के भी एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे उनके पेरेंट्स को मुफ्त का खाना और बाकी लोगों से ज्यादा पानी दिया जाता था। उन्होंने सब कुछ ऐसे प्लान कर रखा था कि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचना ही छोड़ दें और उनका सारा ध्यान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राशन इकट्ठा करने की ओर हो। हम देखते हैं कि उनके पास सच में बहुत सारा पानी था और उस पानी को फिल्टर करने का काम भी उन बच्चों के पेरेंट्स को करना पड़ता था। उधर ली और डैनियल उन लोगों पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर घुसना इतना भी आसान नहीं था। इसके बाद डैनियल उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसके कैंप पर हमला किया था। ये लोग गुंडे मवाली थे और अक्सर साफ पानी के लिए उस अपार्टमेंट में उनका आना जाना लगा रहता था। जब डैनियल उनके अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दो गैंग्स आपस में लड़ाई कर रही थी। वो उन्हें लड़ाई रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे उन लोगों से उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। उस गैंग का बॉस डैनियल से बहुत चिढ़ता था, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि आपस की लड़ाई छोड़कर सबसे पहले इसे मारो। इसके बाद सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि इतनी तादाद होने के बाद भी कोई भी डैनियल का बाल भी बांका नहीं कर पाता। उसे बस जानना था कि वो उस अपार्टमेंट में कैसे जाते हैं। जिसके बाद उनका बॉस उसे बताता है कि वो लोग बच्चों और टीनेजर्स के बदले पीने के लिए साफ पानी देते हैं और वही हमें बताते हैं कि हमें इन बच्चों को किस दिन डिलीवर करना है। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से उस बिल्डिंग के आसपास भटकता भी नहीं, क्योंकि बिना परमिशन के अगर उनके भरोसे का आदमी भी वहां दिखाई दिया तो वो उस पर भी गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सू को क्लास के बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये बच्चे वहाँ काफी टाइम से थे। सू नोटिस करती है कि उनमें से कोई भी बच्चा उसे देखकर खुश नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी थके हुए हैं और उन्हें नींद की जरूरत है।
चोई उस अपार्टमेंट में एक टीचर थी जिसका काम था बच्चों को डॉक्टर यांग की रिसर्च के बारे में पढ़ाना। पढ़ाते वक्त जब चोई देखती कि सू का क्लास में ध्यान नहीं है तो वो उसे सबके सामने डांटने लगती है। पर सू अब उसके झूठ से तंग आ चुकी थी। वो कहती कि पिछले 2 दिनों से उसने अपनी दादी को नहीं देखा और ऊपर से यहाँ सभी लोग पता नहीं क्यों डॉक्टर यांग की तारीफ ही करते रहते हैं। वो बोली, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ लोगों के पास पिछले 6 महीनों से पीने के लिए पानी नहीं है और यहाँ तुम लोगों के पास इतना पानी है कि तुम उससे नहाते भी हो। अगर डॉक्टर यांग इतने अच्छे आदमी हैं तो वो थोड़ा पानी उन लोगों में क्यों नहीं बांट देते। चोई उसे समझाती कि तुम उन कुछ खास लोगों में से हो जिन्हें जिंदा रहने का हक है और जो लोग बाहर हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से डॉक्टर यांग ने अपनी बेटी को खोया है। कुछ ही देर में वहाँ डॉक्टर यांग भी आ जाता है और वो सू को बताता है कि वो अपनी दादी से जल्दी मिल पाएगी। वो क्या है ना कि पूरी रात खुले आसमान में पैदल चलने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। यांग उसे पीने के लिए पानी देता है और कहीं ना कहीं वो उसे उस पानी को पीने के लिए फोर्स कर रहा था। सू समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उस पानी को नहीं पीती, पर उसके साथ वाली वो लड़की पानी पी लेती है। वो यांग से कहती है कि वो उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनका साथ देना चाहती है, जिसके बाद यांग उसे क्लास के बाद अपनी लैब में आने को कहता है। रात में जब सभी बच्चे सो जाते हैं तो सू चुपके से अपने बिस्तर से उठकर डॉक्टर यांग की लैब में जाती है। वहाँ वो देखती है कि यांग पिछले कई सालों से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उसके पास इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी थे। उस दूसरी लड़की के पेरेंट्स से वादा किया गया था कि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन जब वो काम खत्म होने के बाद एक ऑफिसर से अपनी बेटी से मिलने के लिए कहते हैं तो वो ऑफिसर उन्हें पहचानने से ही मना कर देता है। उन लोगों ने कई दिनों से अपनी बेटी को नहीं देखा था, जिस वजह से उनका सब्र टूट जाता है और वो सभी लोगों के सामने उस ऑफिसर से लड़ने लगते हैं। यांग उनसे मिलने आता है और उनसे वादा करता है कि वो उन्हें उनकी बेटी से जरूर मिलवाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी से अभी मिलना चाहते थे। जिसके बाद यांग उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर सू देखती है कि उसकी दोस्त को उन लोगों ने एक स्ट्रेचर से बांधकर उसके सिर पर एक अजीब सा हेलमेट लगाया हुआ था और उसकी गर्दन से एक पाइप जुड़ा हुआ था जिसमें से एक लिक्विड निकलकर एक बोतल में इकट्ठा हो रहा था। उससे अब समझ आ गया था कि उसकी क्लास के सभी बच्चों की गर्दन पर शार्प कट के निशान क्यों थे। यांग ने उन सभी की बॉडी से एक खास तरह का लिक्विड निकाला था ताकि वो उसे अपनी मेडिसिन बना सके। सू को जब यांग की आवाज आती है तो वो तुरंत ही एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। उस लड़की के माता पिता जब अपनी बेटी की हालत देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, पर यांग उन्हें उसे छूने से मना करता है। उस लड़की का पिता अपनी बच्ची की जान बख्शने के लिए उससे भीख मांगता है और इसी बीच हम देखते हैं कि यांग ने अपनी बेटी के आधे कटे हुए सिर को अभी तक बचा कर रखा था। वे समझ जाते हैं कि उस डॉक्टर का दिमाग हिला हुआ है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी की गर्दन से उस पाइप को निकाल देते हैं, पर पाइप निकालते ही उस लड़की का दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने यांग की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था, जो देख डॉक्टर उन दोनों पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपना आपा खोकर एक धारदार ब्लेड से उन दोनों को काट कर मार डालता है। सू छिपकर ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि यांग शीशे में उसकी परछाई देख लेता है और वो भी पकड़ ली जाती है। उधर डैनियल और ली दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि आज उनके डिलीवरी करने का दिन था। वे सभी जब उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जाते हैं तो उस गैंग के लीडर के चेहरे की इतनी बुरी हालत देखकर उन सोल्जर्स को उन पर शक होने लगता है। वे जब ट्रक खोलकर देखते हैं तो उन्हें पीछे किम और ली दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। सोल्जर्स उनसे कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आज हम कोई नया शिपमेंट नहीं लेंगे, तुम अभी इसी वक्त वापस चले जाओ। डैनियल अब इतने पास आकर पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए वो उन्हें कुचलता हुआ गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। वॉन देखता है कि ली फिर से वापस लौट आई है, पर इस बार वो उसे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। वो अपने सभी सोल्जर्स को उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद उसकी पूरी टीम उन तीनों को घेरकर फायरिंग शुरू कर देती है। दूसरी ओर यांग सू की गर्दन में वही पाइप लगाकर उसकी बॉडी से भी वो लिक्विड निकालने की तैयारियां शुरू कर देता है। सू इस पूरे प्रोसेस के दौरान होश में थी। यांग उसे बताता है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो कहता है ये जो तुम्हारी बॉडी में खास लिक्विड है यही मुझे जिंदा रखता है, लेकिन मैं इसे सीधे तुम्हारी बॉडी से नहीं निकाल सकता, इसलिए हम तुम्हें इतना सारा पानी पिलाते हैं और उस पानी के अंदर एक खास तरह का केमिकल होता है जो इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान कर देता है। डॉक्टर अपने हर एक पेशेंट को अपने सारे सीक्रेट्स बताया करता था। उसे इससे खुशी मिलती थी क्योंकि वो जानता था कि ये सभी बच्चे या तो मर जाएंगे या फिर इन्हें कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ली आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने साथियों को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ 3 लोग काफी नहीं थे। ली जब उन्हें ढूंढते हुए बेसमेंट में गई तो उसने देखा कि उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं थे। उसके जाने के बाद यांग ने उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए
जिसकी वजह से वो सभी अब एक चलती फिरती लाश बन गए थे। ली को देखते ही वो सभी उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ना चाहकर भी उसे उन सबको मारना पड़ता है। ली उनसे कहती है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते, पर डैनियल सू के बिना कहीं नहीं जाने वाला था। इसके बाद वो सभी सोल्जर्स को मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। पता चलता है कि उनमें से हर किसी के पास सुपर ह्यूमन सीरम नहीं था। उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग आम इंसानी थे। ली जब लैब की ओर जा रही थी तो वॉन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, हम इन लोगों से ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ली समझौता करने को तैयार नहीं थी। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, पर वॉन के पास सुपर ह्यूमन पावर्स थी, इसलिए ली उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वॉन ली को मारकर अपार्टमेंट से नीचे फेंक देता है और फिर बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। उधर किम चोई को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे लैब में लेकर चले। ऊपर जाते वक्त उसे रास्ते में वॉन मिलता है जो उसे आगे नहीं जाने देता। किम उसे चोई को मारने की धमकी देता है, लेकिन वॉन को उसके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चोई पहले से ही कैंसर पेशेंट थी जो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर यांग से मदद की आस लगाए उसके लिए काम कर रही थी। डैनियल भी उसे ढूंढते हुए उसी फ्लोर पर आ जाता है और वो किम से कहता है कि तुम इसे ऊपर लेकर जाओ और सू को बचाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। दूसरी तरफ यांग ने सू की बॉडी से उस लिक्विड को निकाल लिया था। सू उससे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, अगर आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती तो उसे भी तुम्हें अपना पिता कहने में शर्म आती। ये सुन यांग बहुत गुस्सा हो जाता है। सू अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए एक स्कैल्प उठाता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। यांग जब खुद को आईने में देखता है तो उसे अपने चेहरे पर अपनी मेडिसिन के साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। सू उस पर हंसने लगती है और उसे बताती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जो पानी दिया था मैंने उसकी एक बूंद भी नहीं पी। यांग को पता था कि ये साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं और ऊपर से उसके पास इसका कोई इलाज भी नहीं था। इसी बीच किम उनकी लैब में पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यांग उसे कहता है कि अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जिसके बाद किम को अपने हथियार नीचे रखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन डैनियल को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के बाद भी डैनियल बहुत ताकतवर था। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में डैनियल वॉन के सिर को उसकी बॉडी से अलग कर उसे मार देता है। हम देखते हैं कि यांग वहां से जल्द से जल्द निकलना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी की बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके वहां से भागने लगता है। चोई यांग से उसे भी अपने साथ ले चलने की रिक्वेस्ट करती है, पर यांग बोला, तुम वैसे भी मरने वाली हो, मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं, तुम मेरे साथ आकर क्या करोगी। बस इतना कहकर उसने लैब में ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके धमाके से उसकी मौत हो गई। हालांकि किम और सू एक टेबल के पीछे छुपकर खुद को उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से बचा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर यांग उस अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है उन बच्चों के परिवार वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उससे अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, पर जब यांग उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो पूरी भीड़ मिलकर उसे पीटने लगती है। सभी उस पर बहुत गुस्सा थे। इससे पहले वो लोग उसे पीट पीट कर मार डालते, यांग एक असॉल्ट राइफल उठाकर उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। उसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया था और इसी वजह से वो अनगिनत लोगों को मौत की घाट उतार देता है। लेकिन जब यांग को होश आया तो उसकी नजर उस सूटकेस पर पड़ती है जिसके अंदर उसने अपनी बेटी की बॉडी रखी थी। उसने गलती से उस सूटकेस पर भी फायरिंग कर दी थी, जिस वजह से उसकी बेटी का शरीर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उसे किसी भी तरह से जिंदा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। सू कहती है कि तुम उसे पहले भी नहीं बचा सकते थे और अब भी नहीं। तुमने जो इतने मासूम लोगों के साथ किया ये उसी का फल है। यांग अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसे मानता था, इसलिए वो मरने से पहले सू को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गन सू की तरफ करता है, डैनियल तुरंत उसे गोली मार देता है और इस तरह उस डॉक्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर में सू अपनी दादी की कब्र के पास जाती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उन लोगों ने उन्हें मार दिया था। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा था। उस अपार्टमेंट के साथ कैम के बच्चों और वहाँ के लोगों की बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए कोई भी दोबारा उसके बाद वहाँ नहीं गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।